नमस्कार, न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। बात कृषि कानूनों को लेकर के जारी किसानों के आंदोलन की। दरअसल इसको लेकर के केंद्र सरकार और किसान संगठनों में जारी टकराव के बीच सरकार ने किसानों को 30 दिसंबर को बातचीत का न्योता दिया है। किसान संगठनों ने सरकार को 29 दिसंबर को बातचीत का प्रस्ताव दिया था, जिसे सरकार ने एक दिन आगे सरका दिया है। सिंघू, टिकरी और गाजीपुर समेत दिल्ली बॉर्डर पर 33 दिन से जारी आंदोलन के बीच केंद्र सरकार ने किसान नेताओं को बातचीत की दावत दी है। संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से 26 दिसंबर को भेजी गई चिट्ठी पर कृषि मंत्रालय के सचिव संजय अग्रवाल ने भी किसानों को चिट्ठी भेज दी है। इस चिट्ठी में किसान नेताओं को 30 दिसंबर की दोपहर 2 बजे विज्ञान भवन में बुलाया गया है। हालांकि आंदोलनकारी किसानों को सरकार का रवैया पसंद नहीं आ रहा है। तो सरकार को चाहिए, बहुत हो गया, अब सारे दुनिया में इसका किया हो गया है, बात चल गई है मोदी की किसानों के साथ, देश के साथ ऐसे कर रहा है, तो सोचना चाहिए कि अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है तो कर देना चाहिए। कल किसान आंदोलन के समर्थन में एक शख्स पंजाब के संगरूर से साइकिल चलाकर टीकरी बॉर्डर पहुंच गया। पेशे से सरकारी स्कूल के शिक्षक मनोज कुमार ने 230 किलोमीटर का सफर साइकिल से तय किया है। साइकिल पर आने का कारण मेरा ये है, एक तो ये बताना चाहता हूँ, अगर ये कानून पास हो गए, लागू हो गए, पास तो हो चुके हैं, अगर लागू हो गए तो हमारे किसान के साथ साथ हमारा मुलाजम वर्ग, हमारा जो व्यापारी वर्ग, जितने भी इंडियंस है, हमारी इकोनॉमी है, वो डूब जाएगी। किसान आंदोलन में अब स्कूली बच्चे भी शामिल हो रहे हैं। पंजाब से आए स्कूली बच्चों ने न्यूज़ 24 से बात की। मैं यही कहना चाहती हूँ कि ये तीनों जो काले कानून है उनको रद्द किया जाए, वरना उनके लिए अच्छा नहीं होगा। सरकार को क्या कहना चाहे कि कानून रद्द कर दे। कृषि कानूनों के खिलाफ गाजीपुर बॉर्डर पर डटे किसानों का हौसला बढ़ाने के लिए जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव भी पहुंचे और किसानों की आड़ में केंद्र सरकार पर वार किया। पहली बार भारत की कोई सरकार इतनी बड़ी कन्फ्रंटेशन, जब इतने बड़े देश की आवाज अपनी बात रख रही हो और वहाँ कन्फ्रंटेशन सरकार ही पैदा करे। किसान सिर्फ आपसे उम्मीद करता है कि आप एक कानून बना दें। गाजीपुर बॉर्डर पर प्रदर्शन के दौरान एक शख्स ने सरकार पर तंज कसते हुए गाना गाया। 6 दिन आएंगे खूब मौज उड़ाएंगे, अच्छे दिन आएंगे खूब मौज उड़ाएंगे। कुंदन सिंह, मनीष कुमार और विनय सिंह के साथ प्रभाकर मिश्रा, दिल्ली, न्यूज़ 24। इधर मध्य प्रदेश विधानसभा के बाहर कांग्रेसी नेता कृषि कानून के खिलाफ प्रदर्शन करने पहुंचे, लेकिन हाथों में खिलौना लेकर। ऐसा क्यों हुआ, जरा देखिए। हाथ में ट्रैक्टर वाला खिलौना और कांग्रेसियों का धरना। तस्वीरें मध्य प्रदेश विधानसभा के बाहर की हैं, जहां कांग्रेस ने कृषि कानून के विरोध में ये प्रदर्शन किया। क्योंकि मध्य प्रदेश में ठंडे पड़े किसान आंदोलन में जान फूंकने के लिए कांग्रेस ने आज पार्टी के स्थापना दिवस पर ट्रैक्टर पर सवार होकर बड़े प्रदर्शन का ऐलान किया था। हम वचनबद्ध हैं कि हम तो कानून लाएंगे, अपराध बनाएंगे अगर कोई किसान का गल्ला, किसान का उत्पाद सपोर्ट प्राइस से, समर्थन मूल्य से कम खरीदे। किसान भोले भाले बेचारे सीधे क्या और कांग्रेसी भी सो रहा है। जागो, उठो, पद यात्रा में शामिल हो और इस किसान विरोधी कानून के खिलाफ आवाज उठाओ। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि खिलौनों के साथ प्रदर्शन क्यों, तो इसका जवाब भी सुन लीजिए। प्रदर्शन के जरिए मध्य प्रदेश कांग्रेस खुद को किसानों के सबसे बड़े मसीहा के तौर पर दिखाना चाहती थी। वही प्रदर्शन अब कांग्रेस की किरकिरी कर रहा है। वैसे तो कांग्रेस नेताओं को ट्रैक्टर चलाते हुए विधानसभा तक पहुंचकर प्रदर्शन करना था, लेकिन हालात ऐसे बदले कि कांग्रेस नेताओं को ट्रैक्टर का खिलौना लेकर प्रदर्शन करना पड़ा। कांग्रेस नेताओं ने प्रदर्शन की तैयारी पूरी कर ली थी। रातों रात ट्रैक्टर का इंतजाम भी हो गया था, लेकिन असली ट्रैक्टर अपनी जगह पर ही खड़े रहे और विधानसभा सत्र स्थगित होने की वजह से कांग्रेसियों को ट्रैक्टर के खिलौनों के साथ प्रदर्शन करना पड़ा, जिस पर बीजेपी ने तंज कसने में देर नहीं लगाई। पहले आलू से सोना और अब ट्रैक्टर का खिलौना ट्रैक्टर लेकर विधानसभा पर प्रदर्शन किसी को समझ आए ना आए, राहुल बाबा को जरूर पसंद आएगा।
लंबे इंतजार के बाद आखिर कांग्रेस किसान आंदोलन के समर्थन में उतरी तो, लेकिन हाथ में ट्रैक्टर के खिलौने के साथ, जिसकी वजह से कांग्रेस की किरकिरी हो रही है। विपिन श्रीवास्तव, न्यूज़ 24 भोपाल। इधर देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस का आज स्थापना दिवस है और वो अपना स्थापना दिवस मना रही है। इस मौके पर दिल्ली के पार्टी मुख्यालय में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, लेकिन विदेश में होने की वजह से वहां पर राहुल गांधी नहीं पहुंच पाए, जिस पर अब जमकर सियासत हो रही है। कांग्रेस दफ्तर में ए.के. एंटनी ने झंडा फहराकर कांग्रेस के 136वें स्थापना दिवस कार्यक्रम की शुरुआत की। इस मौके पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी समेत कई कांग्रेसी नेता पार्टी कार्यालय में मौजूद रहे और विदेश गए राहुल गांधी ने भी ट्वीट कर पार्टी कार्यकर्ताओं को अपना संदेश दिया। आज कांग्रेस के स्थापना दिवस पर हम सच्चाई और समानता के अपने संकल्प को दोहराते हैं, लेकिन स्थापना दिवस के एक दिन पहले राहुल गांधी के विदेश दौरे और उनकी गैर मौजूदगी से सियासत भी गर्मा गई। बीजेपी ने इस बहाने राहुल गांधी पर जमकर प्रहार किया तो कांग्रेस ने इस पर सफाई दी। राहुल जी को भी शुभकामनाएं देता हूं कि वो स्थापना दिवस पर ना होकर बाहर विदेश में आराम कर रहे हैं। हो सकता है बहुत थक गए होंगे, आराम की जरूरत है, आबो हवा बदलने की जरूरत है, तो उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। 45 किसान पिछले दिनों के अंदर अपनी कुर्बानी दे चुके, और कितने किसानों की बलि आपको चाहिए। इस बीच प्रियंका गांधी ने एक बार फिर किसानों का मुद्दा उठाया और सरकार से कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की। सरकार किसानों के प्रति जवाबदेह है और सरकार को समझना चाहिए और किसानों से बात करनी चाहिए, उनकी आवाज सुननी चाहिए और जो कानून उन्होंने निकाले उन्हें वापस लेना चाहिए। देश की सबसे पुरानी पार्टी के स्थापना दिवस के मौके पर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्यों ने पार्टी की राज्य इकाइयों को तिरंगा यात्रा निकालने का निर्देश दिया है और युवाओं के साथ जुड़ने के लिए सोशल मीडिया अभियान सेल्फी विद तिरंगा चलाने को भी कहा है। दिल्ली से अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। इधर पत्नी के नाम ईडी के समन के बाद शिवसेना नेता संजय राउत ने मोदी सरकार को खुली चेतावनी दी है। राउत ने कहा कि वो ऐसी चीजों से डरने वाले नहीं हैं, कायरों की तरह एजेंसियों की आड़ में मत छिपे, हिम्मत है तो खुलकर मैदान में आओ। आप मुझसे पंगा मत लेना, मैं देखता हूँ, मैं नंगा आदमी हूँ, मैं शिवसैनिक हूँ, बाला साहब ठाकरे का। पत्नी वर्षा राउत को मिले ईडी के समन से आग बबूला हो उठे शिवसेना नेता संजय राउत। निगाहें ईडी पर थी, लेकिन निशाने पर आ गई बीजेपी। हमारे पास केंद्र की सत्ता है, पूरी ताकत है, हमारे पास ईडी है, सीबीआई है, इनकम टैक्स है, और एक सूची हमें दिखाई, उसमें प्रताप सरनाईक का भी नाम था। आपने देखा उसका क्या हो गया। तो हम सबको टाइट कर देंगे शब्द है, और ये सरकार हम गिराएंगे। मैंने कहा हिम्मत है तो गिरा के दिखाइए, आप महाराष्ट्र में बचेंगे नहीं। ईडी ने संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत को समन भेजा है और 29 दिसंबर को पूछताछ के लिए बुलाया है। वर्षा राउत को यह समन पीएमसी बैंक घोटाले मामले में पूछताछ के लिए भेजा गया है। ईडी का कहना है कि इसके पहले 2 समन उनको भेजे जा चुके हैं, लेकिन वर्षा राउत स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर पेश नहीं हुई। उधर संजय राउत का आरोप है कि बीजेपी ईडी का इस्तेमाल कर उन्हें डराने की कोशिश कर रही है। 10 साल पहले 50 लाख हमने कर्ज लिया था, उसके बारे में ईडी को बहुत अचानक इंटरेस्ट जाग उठा है, और भारतीय जनता पार्टी के कुछ बंदर यहाँ है तो उछल रहे हैं हमारे नाम से। बंदर जब दारू पीता है ना तो ज्यादा उछलता है। मैं आपकी नशा उतार दूंगा। मेरा नाम संजय राउत है। संजय राउत की पत्नी को मिले समन से गुस्साए शिव सैनिकों ने ईडी के दफ्तर पर बीजेपी के कार्यालय के बैनर लगा दिए। ये इल्जाम लगाया कि जिसे लोग ईडी दफ्तर के तौर पर जानते हैं वो हकीकत में बीजेपी का ही दफ्तर है। पत्नी वर्षा राउत को मिले ईडी के समन को सियासी बदला बताते हुए संजय राउत ने बीजेपी को सीधी चेतावनी भी दे डाली। भारतीय जनता पार्टी में ऐसे बड़े बड़े सुरमा बैठे हैं, अगर मैं उनके परिवार तक पहुंचा तो आपको देश छोड़कर भागना पड़ेगा। ये आपको बताता हूँ, नीरव मोदी और विजय मल्ल्या के साथ भारतीय जनता पार्टी की पूरी फलटन खड़ी हो जाएगी लंदन और ब्रिटेन में। तो आप देखिए, आप मुझसे पंगा मत लेना। इससे पहले राउत ने ट्वीट के जरिए वार किया। ट्वीट में लिखा, आज देखें जरा किसमें कितना है दम, जमकर रखना कदम मेरे साथिया। राउत के इस ट्वीट के साथ ही महाराष्ट्र में सियासी भूचाल आ गया। वार पलटवार का सिलसिला तेज हो गया। जो भी कोई भारतीय जनता पार्टी के धोरण के खिलाफ में या उनके नेता के खिलाफ में बोलेगा, उसके पीछे ईडी की चौकसी लगाना, उसके पीछे सीबीआई की चौकसी लगाना। जो के टाइम पे अगर कोई हिंदुस्तानी अगर उनका विरोध करता था
तो उनको हैरेस किया जाता था, उसी तरीके से ये केंद्र की सरकार जो है लोगों को परेशान करना शुरू की। जो ये केंद्रीय संस्था है उसका उपयोग दबाव करने के लिए, दबाव तंत्र करने के लिए, दहशत निर्माण करने के लिए हो रहा है की मी काही ईडीचा प्रवक्ता नाही आहे, हे तुम्ही ईडीला विचारलं पाहिजे. कोणी घाबरण्याचं कारण नाही, नीट जाऊन त्याला उत्तर देता येतं. आता मिळाली कुणाला नाही मिळाली हे मला माहिती नाही, कारण मी तिथला प्रवक्ता नाही. इससे पहले शिवसेना नेता प्रताप सरनाईक के घर पर ईडी की टीम ने छापेमारी की थी. ईडी ने सरनाईक और उसके परिवार से मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ की थी. ईडी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के मुखिया और पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद पवार को भी नोटिस भेज चुकी है. मुंबई से विनोद जगदाले के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज 24. इधर गृहमंत्री अमित शाह ने आज दिल्ली के फिरोज शाह कोटला स्टेडियम में बीजेपी के दिवंगत नेता अरुण जेटली की प्रतिमा का अनावरण किया. इस मौके पर बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली, उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला समेत कई हस्तियां पहुंची और अरुण जेटली को याद किया. गृह मंत्री अमित शाह के हाथों फिरोज शाह कोटला स्टेडियम में बीजेपी के दिवंगत नेता अरुण जेटली की प्रतिमा का अनावरण किया गया. इस मौके पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए शाह ने अरुण जेटली के योगदान और उनके काम की जमकर तारीफ की और उन्हें याद किया. मैं सबके सामने स्वीकार करना चाहता हूं कि अरुण जी ने जरा भी डरे बगैर, हमेशा वो पब्लिक परसेप्शन की चिंता करते थे, मगर मेरे केस में कभी भी पब्लिक परसेप्शन की चिंता करे बगैर, क्योंकि तू सच्चा है, तुझे बाहर निकलना चाहिए, हमेशा मुझे सहारा भी दिया, गाइडेंस भी दिया. कुछ दिनों पहले अरुण जेटली की मूर्ति लगाए जाने से नाराज पूर्व स्पिनर बिशन सिंह बेदी ने डीडीसीए छोड़ दी थी. बेदी का कहना था कि जेटली चापलूसों से घिरे रहते थे, जिस पर बीसीसीआई के अध्यक्ष राजीव शुक्ला ने कहा कि बेदी का नाराज होना दुर्भाग्यपूर्ण है और उन्हें इसे व्यक्तिगत तौर पर नहीं लेना चाहिए. मुझे लगता है जो विवाद कर रहे हैं उनको मैं यही कहूँगा कि इसको छोड़ दें, विवाद न करें. उनका एक बहुत योगदान है, इसलिए व्यक्तिगत उनको न लाके इसमें जो है इसको सपोर्ट करना. जेटली 1999 से 2013 14 साल तक दिल्ली और जिला क्रिकेट संघ के अध्यक्ष रहे और अब उनके बेटे रोहन जेटली निकाय की कमान संभाल रहे हैं. क्रिकेट संघ ने उनकी याद में कोटला में 800 किलो की 15 लाख की लागत में 6 फुट की प्रतिमा लगाने का फैसला किया. न्यूज 24 के लिए दिल्ली से पल्लवी झा की रिपोर्ट. इधर बिहार विधानसभा चुनाव में कम अंतर से जीत दर्ज करने वाले विधायकों की परेशानी बढ़ने वाली है, क्योंकि चुनाव में हारे 29 उम्मीदवारों ने पटना हाई कोर्ट में दस्तक दी है और केस फाइल हो गया है और मुख्य न्यायाधीश के सामने इसकी लिस्टिंग भी हो गई है. बिहार विधानसभा चुनाव में हारे हुए 29 प्रत्याशियों ने मतगणना में गड़बड़ी के आरोपों में 24 विधायकों के खिलाफ 24 दिसंबर तक अलग अलग तारीखों में मुकदमा दर्ज करवाया है. कानून के जानकारों के मुताबिक नतीजा आने के बाद से 45 दिनों के भीतर कोई भी प्रत्याशी परिणाम को चुनौती दे सकता है. कम या ज्यादा हार है या जीत है, और जहां तक सबको अधिकार है वो उन्होंने अपनी चुनाव याचिकाएं दाखिल की हैं हाईकोर्ट में. समय लगता है ऐसी याचिकाओं पे, और इस पे कोई बहुत अभी मायने लगाना मुझे नहीं लगता कि उपयुक्त समय है. अपनी हार के बाद मुकदमा दर्ज कराने वालों में सबसे ज्यादा विपक्षी महागठबंधन के प्रत्याशी हैं. जिन उम्मीदवारों ने अपने प्रतिद्वंदियों की जीत के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है उनमें 8 आरजेडी प्रत्याशी, 6 कांग्रेस प्रत्याशी, 3 जेडीयू प्रत्याशी, 2 बीजेपी प्रत्याशी और 5 निर्दलीय प्रत्याशी हैं. फैसले पर उठे सवाल और मुकदमेबाजी से जिन विधायकों की मुश्किल बढ़ सकती है उसमें सबसे ज्यादा सत्ताधारी खेमे के हैं. जिनके खिलाफ मुकदमा हुआ है उनमें 9 जेडीयू विधायक हैं, 6 बीजेपी विधायक हैं, 7 आरजेडी विधायक हैं, 1 कांग्रेस विधायक है, 1 सीपीआई एमएल का विधायक है और 1 हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा का विधायक है. विपक्षी आरजेडी हाईकोर्ट में होने वाली सुनवाई को उम्मीदों भरी नजरों से देख रही है. मजबूत आधार तर्क के साथ न्यायालय में गए हैं और हम लोगों को भी उनको भी उम्मीद है कि उनके साथ न्याय होगा. याचिका दायर करने वालों में सबसे ज़्यादा 14 उम्मीदवार महागठबंधन के हैं, जबकि बीजेपी के 3 और जेडीयू के 2 उम्मीदवारों ने भी याचिका दाखिल की है. इसके अलावा निर्दलीय 5, बीएसपी के 1 और माकपा के 1 प्रत्याशी भी हैं जिन्होंने चुनाव परिणाम को लेकर याचिका दाखिल की है. अब देखना है कि नए साल में पटना हाई कोर्ट इन मामलों में क्या सुनवाई करता है और विधायकों की उम्मीदवारी कैसे खतरे में पड़ती है. कैमरामैन सनी के साथ अमिताभ ओझा, पटना न्यूज 24. इधर देश में बिना ड्राइवर वाली पहली मेट्रो रेल सेवा शुरू हो गई है और पीएम मोदी ने आज दिल्ली के मेजेंटा लाइन पर चलने वाली इस मेट्रो ट्रेन को हरी झंडी दिखा करके रवाना किया.
पीएम मोदी ने हरी झंडी दिखाई और दौड़ पड़ी देश की पहली बिना ड्राइवर वाली मेट्रो ट्रेन। देश की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो में इस वक्त हम सवार हैं, जो कि चल रही है मेजेंटा लाइन पर। और आप देखिए कि ड्राइवरलेस होने के साथ साथ क्या है इसमें खासियत। एक तो आप यहाँ देख रहे हैं कि जो ड्राइवर की सीट है वो आपको यहाँ खाली नजर आएगी, क्योंकि कोई ड्राइवर यहाँ नहीं है। और तकनीक के माध्यम से ये जो मेट्रो है वो अपने आप यहाँ पर आपको चलती नजर आएगी। दिल्ली की मजेंटा लाइन पर बिना ड्राइवर वाली मेट्रो ट्रेन को रवाना करने के साथ ही पीएम मोदी ने मेट्रो की एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड सेवा का भी शुभारंभ किया। इस मौके पर अपने संबोधन में पीएम मोदी ने दिल्ली को आधुनिक बनाने पर जोर दिया। 21वीं सदी के भारत की अर्थव्यवस्था का बड़ा सेंटर होने वाला है। हमारी दिल्ली तो देश की राजधानी भी है। आज जब 21वीं सदी का भारत दुनिया में नई पहचान बना रहा है, तो हमारी राजधानी में वो भव्यता रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। ड्राइवरलेस ट्रेन ऑपरेशन दिल्ली मेट्रो की लाइन 7 और लाइन 8 पर ही लागू किया जा सकता है। फिलहाल इसे केवल लाइन 8 पर ही चालू किया जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि बिना ड्राइवर के ट्रेन चलती कैसे है। कुछ ही दिनों में ये जो आप कैबिन देख रहे हैं, जो आप मेट्रो में अक्सर देखते थे, जहां पर ड्राइवर बैठा होता था और ट्रेन को चलाता था, वो कैबिन जो है वो थोड़े दिनों बाद यहां से हटा दिया जाएगा। चूंकि ये ड्राइवरलेस मेट्रो है और इसमें ड्राइवर की जरूरत नहीं है, इसलिए आप अपनी सीट पर बैठकर भी सीधा सफर के जो लाइव विजुअल्स हैं वो देख सकते हैं और सफर का मजा ले सकते हैं। बिना ड्राइवर वाली ट्रेन में यात्रा करना कैसा लगता है? क्या मुसाफिर नर्वस भी होते हैं? न्यूज़ 24 ने इन सवालों का भी जवाब ढूंढा। ये मेट्रो है भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो, और अब इस मेट्रो में जो यात्री हैं वो भी आ रहे हैं और अपने गंतव्य स्थान पर जाएंगे। ये पहली भारत की ड्राइवरलेस मेट्रो है। कैसा लग रहा है? लुकिंग टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हुई है तो उसके अकॉर्डिंग तो मुझे अच्छा ही लग रहा है इस चीज़ के लिए। बिना ड्राइवर वाली मेट्रो के रवाना होने के साथ ही तकनीक के मामले में दिल्ली मेट्रो दुनिया की टॉप मेट्रो सेवा में शामिल हो गई है। दिल्ली से दिव्या अग्रवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। इधर नेपाल में सियासी संकट के बीच चीन की दखलंदाजी भी लगातार बढ़ती जा रही है और इसके विरोध में विपक्षी पार्टियों समेत नेपाल के लोग चीन के खिलाफ सड़कों पर भी उतर आए हैं। नेपाल में लोगों का ये गुस्सा चीन के विरोध में हो रहा है। लोग हाथों में चीनी विरोधी पोस्टर और बैनर लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। नेपाल की राजनीति में चीनी हस्तक्षेप को भी यहाँ पर नजरअंदाज नहीं किया जा रहा और उसके विरोध में जो है लोग सड़कों पर उतर चुके हैं। दरअसल नेपाल में राजनीतिक संकट के बीच चीन लगातार हस्तक्षेप कर रहा है। पिछले रविवार को प्रधानमंत्री केपी ओली की सिफारिश पर वहां की सदन भंग कर दी गई थी, जिसके बाद से नेपाल में सियासी संकट गहरा गया है। इस बीच चीन सरकार ने अपने 4 सदस्यों वाली प्रतिनिधि मंडल को वहां भेजा है। चीन की सी बेवजह दखल के बाद नेपाल में लोग विरोध करने सड़कों पर उतर आए हैं। चाइना किसी भी देश और चाइना जो यहाँ आकर जो आंतरिक मामला में हस्तक्षेप करता है, इसका हम लोग बहुत जोरों से विरोध करता हूँ। यह हस्तक्षेप करना वैसा चीन को भी चुप रहना चाहिए। ये तो नेपाल का आंतरिक मामला है, इसमें ये नंगा नाच दिखाने के लिए उसको चीन से यहाँ नहीं आना। भारत पर निशाना साधने के लिए चीन अब नेपाल के मधेशी क्षेत्रों में भी अपनी पकड़ बना रहा है। खबरों के मुताबिक इसी के तहत चीन से पहुंचा प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने मधेशी नेता और पूर्व डिप्टी पीएम उपेंद्र यादव से मुलाकात की और उनकी पार्टी की आर्थिक मदद भी की। लेकिन नेपाली अवाम चीन के इस चाल को अच्छी तरह से समझती है। ये लोग भारत के साथ सालों पुरानी दोस्ती का मतलब भी समझते हैं, इसलिए देश की आधी से ज्यादा आबादी चीन के विरोध में सड़कों पर उतर आई है। नेपाल से अभिषेक मिश्रा, न्यूज़ 24।